आदरणीय एस.के. जैन जी, आशीष सेलर जी, मंगल प्रभात लोधा जी और हमारा पोस्ट मास्टर जनरल साहब अतुल जैन जी, और आज इस प्रांगण में आए हुए हमारे जितने भी महान अनुभव, काफ़ी युवा मैं देख रहा हूँ यहाँ का, शायद स्टूडेंट्स भी होंगे, अध्यापक भी होंगे, लेकिन मैं पहले बार आया हूँ यहाँ पे। लेकिन आने से पहले कल से दिल्ली में चर्चा हो रही थी और हमारा पार्टी का संगठन मंत्री मुझे एक संदेश भेजा, एक व्हाट्सएप मैसेज किया कि मुंबई में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्मवाद हमारे दर्शन को लेकर के यहाँ कार्यक्रम चल रहा है और इस संबंध में कुछ ट्वीट, कुछ सोशल मीडिया में कुछ अगर डाल सके तो अच्छा होगा, ये मुझे बताया। कार्यक्रम हो रहा है मुझे जानकारी नहीं था, लेकिन ये इस तरह का कार्यक्रम को लेकर के कुछ आइडिया, कुछ पॉलिसी के बारे में जिक्र कीजिए, यही मुझे अनुरोध किया गया। तो मैं कार्यक्रम होने के बाद एयरपोर्ट जाना था, तो लोधा साहब ने मुझे कहा कि मुख्यमंत्री का कुछ समस्या आ गया है, कुछ ऑफिशियल समस्या आ गया है, आप थोड़ा समय के लिए आ सकते हैं क्या? तो मुझे आइडिया नहीं था इतने खुले ऐतिहासिक जगह में आपको इस तरह से मिलने का मौका मिलेगा, ये अंदाज़ा नहीं था। मैंने सोचा छोटा सा कमरे में कुछ लोग 10-15 लोग रुके होंगे, उनको जाके नमस्कार करना है, थोड़ा वार्तालाप करके शायद जाना है, मैं तो यही सोचा। ये तो बहुत संयोग की बात है, इतना बड़ा कार्यक्रम, इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम। तो मेरे ख्याल से एकात्म मानव दर्शन का जो कार्यक्रम यहाँ रखा है, इस जगह से ज़्यादा उपयोगी जगह तो हो नहीं सकता है, क्योंकि यही जगह इतिहास है, यहीं पे आप लोग बैठे हुए हैं। तो खुशकिस्मत तो मैं हूँ क्यों मुझे यहाँ आने का मौका मिला। कार्यक्रम में तय नहीं था, फिर भी आपके बीच में मौका मिला। 60 साल पहले यहाँ क्या हुआ था, इसका एक याद और आगे सोच विचार करके क्या करना है, एक मौका मिला है। मैं अभी वापस जाते समय रास्ते में सोचूंगा और भी यहाँ से और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से क्या प्रेरणा और लेना चाहिए। अब मैं जो उन्होंने जो रचना की है, किताब पब्लिश किया है, जो लेक्चर दिया है, उसके बारे में ज़्यादा मैं तैयारी के हिसाब से तो आया नहीं हूँ, क्योंकि मैं अभी आया हूँ, अभी जानकारी प्राप्त हुआ है। लेकिन क्योंकि हम उस संगठन से हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए हैं, तो मेरा तो वैसे ही नेचुरली नाता तो पहले से ही है और हमारा सोच विचार और काम करने का तरीका एक तरीके से आप देखा जाएगा तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय से ही पहले से हम प्रेरित हैं, हम उसी रास्ते पे चले हुए हैं। तो ये एक ऐसा दर्शन है, ऐसा एक फिलॉसफी है जो प्रैक्टिकल है। दुनिया में ऐसा बहुत सा दर्शन है जो दर्शन अच्छा है, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए भी अच्छा है, फायदा भी है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं होता है। लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानव दर्शन का हमारे जीवन में उपयोग और हमारे देश के लिए कितना ये प्रभावशाली रहा है, ये हम लोग देख रहा है। इसलिए मैं मानता हूं कि आज के युग में पुनः फिर से इस किताब को और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का वो जितने भाषण किए हैं, 4 भाषण और उसके अलावा जितने भी किताब उस समय प्रकाशन हुए हैं, फिर से पढ़ के अध्ययन करने का समय है, मैं मानता हूं। देखिए, इस देश में बहुत सा पार्टियां आई हैं, इस देश के बहुत सा लोगों को मौका दिया है। एक बात तो मैं आपको आज शेयर करना चाहता हूं। आप सब बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और ज़्यादातर लोग तो सीनियर हैं, हमसे ज़्यादा
एक्सपीरियंस वाले लोग हैं इस दुनिया में, हमसे पहले उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। ऐसा क्या होगा जो 1947 में आजादी तो मिल गया लेकिन भारत अमीर राष्ट्र नहीं बना? आप भी सोचते होंगे, मैं भी सोचता हूं कि हमको उस समय अंडर डेवलप कंट्री, फिर अंडर डेवलप कहने से अच्छा नहीं लगता है, इसलिए डेवलपिंग कंट्री, विकासशील देश, तो ये सब टाइटल हमको देते थे विदेश के लोग। वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड सब कहते थे इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री। पर कैपिटा इनकम में हम बहुत ही पायदान में नीचे, तो ओवरऑल देश गरीब, लेकिन देश के लोग, देश में रहने वाले लोग दुनिया में किसी से कम नहीं है। आप किसी भी एक भारतीय को, किसी भी यूरोपीय देश के कोई भी नागरिक हो, जापान हो, अमेरिका हो, किसी के साथ अब हिंदुस्तानी को मिला करके चर्चा करने दीजिए, डिबेट लगाइए, किसी भी चीज में कंपटीशन लगाइए, दिमाग का कोई भी चीज आप कंपटीशन लगाइए, हमारा भारतीय हार नहीं सकते। चाहे आप उसको चालाक कहो, बुद्धिमान कहो, मेहनत कहो, कुछ भी कहो, हमारा भारतीय लोग सोचने का क्षमता और तरीका, हम किसी भी परिस्थिति में आगे निकल सकता है। जुगाड़ करने में भी हम एक नंबर है। हम तो कहीं भी डाल दो हम जीवित रहेंगे, ऐसे लोग हैं, हम ऐसे प्राणी हैं। लेकिन देश कैसे गरीब हो गया, तो थोड़ा सा अगर आप केंद्रित होकर के सोचेंगे तो साफ साफ नजर आता है। इतना ज्ञान प्राचीन काल से जो हमारे पास ज्ञान है किसी राष्ट्र में नहीं। हमारे पास जो सभ्यता है, सिविलाइजेशन, जो एक्सपीरियंस है, चीन से लेकर के जापान, कोरिया तक हमको गुरु मानते हैं कि इंडिया से आया, मतलब ये स्पिरिचुअली हमको कुछ सिखाने के लिए आया होगा, हमको सुपीरियर मानते हैं। यूरोप तो हमारा कंपेयर में तो जंगली था, बाद में आगे आए। तो हम लोग जो है बहुत प्राचीन काल से बहुत आगे थे, लेकिन जिस कारण से मैं जो आपको बताऊंगा अभी 5 मिनट में, उस कारण से हम गरीब राष्ट्र बन गए हैं। मैं तो जब कॉलेज में पहुंचा मैं टॉलरेट कर ही नहीं सकता, मैं इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं क्या हमारा देश गरीब राष्ट्र है। कोई भी राष्ट्र का कोई भी नागरिक कैसे मानेगा कि हमारा देश गरीब और हम एक गरीब राष्ट्र का नागरिक है? ये तो मेरा दिमाग को झंझोड़ देता है, मैं मान नहीं सकता। हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं कि हम सेकंड क्लास डेवलपिंग कंट्री का सिटीजन है। 1947 में जब आजादी मिली, सरकार चल रहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में सरकार चले। आप बताइए कौन सा पॉलिसी अपनाया है? कपड़ा धोने से लेकर के खाना पीना से उसका जीवन का शैली सारा अंग्रेजी, और इकोनॉमिक मॉडल सोवियत यूनियन का। तो देश का रास्ता कैसे हमको दिखाई देगा कि किस रास्ते में जाना है? हम पूरा दिशाहीन, कोई ऐसा हमारे पास दिशा नहीं था कि हमको आगे जाके कहां पहुंचना है। 5 इयर्स प्लानिंग, 5 वर्षीय योजना तो आते थे, कभी भी बताया नहीं गया कि भारत कब विकसित राष्ट्र बनेगा। अब सोच के देखिए, 2014 में हम तो पहली बार सरकार में आए, जिंदगी भर विपक्ष में। अटल जी का समय में थे हम, लेकिन मंत्री नहीं था मैं, एमपी था, मंत्री नहीं था। मंत्री बना है मोदी जी के साथ में, यानी कि मैंने सरकार क्या होता है 2014 में पहली बार देखा। तो 14 के बाद लक्ष्य दिखाई देने लगा है। मोदी जी ने कहा है कि हमने 75 वर्ष बर्बाद कर दिए, लेकिन जब देश 100 साल का आजादी का पर्व मनेगा तब भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा। ये लक्ष्य तय किया। जब आप लक्ष्य ही नहीं तय करना है, आपके पास दिशा नहीं है, तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? किसी भी, चाहे मुझे इंडिविजुअल रास्ते पे कहीं सफर करना भी है, उसी प्रकार राष्ट्र का सफर होता है। तो
तय होना चाहिए, दिशा समय तय होना चाहिए, पाबंदी लगाना चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसा नहीं चल रहा था देश। तो इसी प्रकार से जब हम चलने लगा तो 2014 के बाद, अब सोच के देखिए, गरीबी हटाओ नारा तो लगाया था, हम बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन सचमुच में मैं जहां से आता हूं 5-5 दिन पैदल चल करके इलेक्ट्रिसिटी लाइट दिखाई देता था, 5 दिन पैदल चलने के बाद गाड़ी दिखाई देता था। नरेंद्र मोदी जी आने के बाद हमारे हर एक गांव में बिजली पहुंच गया, पानी पहुंच गया, हमारे वहां विकास का हर एक चीज पहुंच रहा है। वो क्या है, जब आप गौर करेंगे तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा। प्रधानमंत्री जी का इकोनॉमिक वेलफेयर पॉलिसी 100% पंडित दीनदयाल उपाध्याय से इंस्पायर हुआ है। तो इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म का मतलब क्या है? इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म में मानव को केंद्र में रख करके, ह्यूमन बीइंग को सेंटर में रख करके सारा पॉलिसी तय करना, गरीब से गरीब, सबसे कमजोर वर्ग को साथ में लेते हुए हमको आगे कैसे चलना है, वो इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म में पूरा विस्तृत रूप से वहां जिक्र किया गया है। इतना सटीक डिस्क्रिप्शन एकात्म मानव दर्शन में जिस तरीके से विवरण किया गया है, इतना सिंपल। बाकी थ्योरी पढ़ने से तो आप आखिर पढ़ते पढ़ते पहले वाला भूल जाता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो किताब विचार इतना सरल है, कोई भी आम नागरिक पढ़ के समझ सकता है और अपना सकता है। इतना खूबसूरत थ्योरी हमारे सामने में दिया है, और उसी से इंस्पायर हो कि आज इंडिया छाती ठोक के हम लोग दुनिया का सामने में कह रहा है कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। हम तो तरसते थे, कब बोलेंगे हमारा देश इंडिया का जीडीपी ग्रोथ फास्टेस्ट है। हमको तो मजाक उड़ाते थे दुनिया, हिंदू ग्रोथ रेट बोलते थे, क्योंकि हम 2% और 3% में लटक के बैठते थे। और विदेशी लोग, मैं तो जब जवान सांसद था, जोश था, यंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में मैं बाहर जाता था और लोग कहता था आपका देश का इकोनॉमिक ग्रोथ इतना कम क्यों है, और मेरे पास कोई जवाब नहीं था। आज हमारे नजर के सामने में, हमारे आंखों के सामने में, हमारे जीवन काल में भारत सबसे तेजी से आगे बढ़ तो रहा है, साथ साथ कुछ साल बाकी है 2047 तक जब विकसित राष्ट्र बन जाएगा, तब हम कह सकते हैं कि जो भारत का उस जमाने में दुनिया का विश्व गुरु था, सचमुच हम फिर से विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। तो ये सारा चीज जब हम अपने भारतीय संस्कृति, भारतीय सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो ऐसा नतीजा मिलेगा। क्योंकि हमसे पहले जितने भी आते थे, चाहे वो नेता थे, अभिनेता थे, चाहे वो जज थे सुप्रीम कोर्ट में, चाहे वो लेखक, सब कहीं ना कहीं बाहर से इन्फ्लुएंस थे। उनका आइडियोलॉजी, उनका सोच विचार बाहर से इन्फ्लुएंस है। लेकिन मैं फक्र के साथ कह रहा हूं कि हमारा पार्टी सिर्फ ऐसा पार्टी है, जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी तक 100% भारतीय सोच के साथ, भारतीय आइडियोलॉजी के साथ, भारतीय पहचान के साथ देश को आगे ले जा रहा है। हमारा सुपीरियर पॉलिसी है, अब पता चला ना। पहले तो हमको मजाक उड़ाते थे कांग्रेस लोग, जब हमारे कम एमपी थे, हमको तो एवरेज लोग कहते थे। बीजेपी को और देख करके कांग्रेस वाले कहते थे दिस पीपल आर एवरेज इंटेलिजेंट पीपल, यानी कि हम में सामर्थ्य नहीं था सोचने का, दैट इज देयर आउटलुक। और वही लोग जो ऐसे सोचते हैं, उन्होंने इंडिया को गरीब राष्ट्र बनाकर रखा था। लेकिन जो इंडियन सोच, भारतीय सोच के साथ जो हम लोग का पार्टी है, हम ही वही लोग हैं जो भारत को दुनिया का सबसे तेजी से आगे बढ़ाने वाला जीडीपी ग्रोथ रेट में 7% से ऊपर खड़ा करके आज रखा है। तो ये सब चीज जो देखता था हमको बहुत प्राउड फील होता है। और आज मैं बहुत लंबा तो नहीं कहना चाहता, ये ऐसा विषय है जब कहते रहेंगे तो अंत नहीं होगा, जितना कहेंगे उतना विचार आते रहता है। मैं तो सोचा सिर्फ नमस्ते करके जाऊंगा, लेकिन बैठते बैठते मुझे 2 शब्द कहने के लिए कहा तो मैं कह दिया। और कहते कहते मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहता हूं, हमारा राष्ट्र बहुत विशाल है। ये मुंबई के लोग ये समझ लीजिए,
पश्चिमी तट पर मुंबई बसा हुआ है, देश का सबसे पश्चिमी तट पे है। और मैं आया हूं जहां से सूर्योदय होते हैं, सबसे पूर्व की ओर से हम आते हैं। बड़ा विशाल राष्ट्र है ये। एक राष्ट्र कैसे मजबूत से एक साथ रह करके महान राष्ट्र कैसे कायम करना है, ये कोई मामूली चीज नहीं है। उस जमाने में वहां जो नॉर्थ ईस्ट में लोग रहते थे उनको पता ही नहीं है दमन का है। जो मुंबई तो चलो सुन लेता है वो फिल्म इंडस्ट्री की वजह से, और बाकी यहाँ बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोग रहते हैं, तो मुंबई का नाम बॉम्बे था उस समय, तो सब सुनते थे। लेकिन नागपुर क्या है किसी को नहीं मालूम, औरंगाबाद, पुणे, नासिक, धुले वगैरह किसी को नहीं मालूम, और जो छोटे छोटे राज्य को तो लोगों ने नाम सुना ही नहीं है। और यहाँ के लोग भी नॉर्थ ईस्ट के बारे में जानते ही नहीं है। लेकिन मोदी जी आने के बाद सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही नहीं, साइंटिफिक, कल्चरल, ये सारा चीज सामूहिक डेवलप होना पड़ेगा। इसलिए नॉर्थ ईस्ट को अष्टलक्ष्मी का रूप दे करके आज हमारा पूर्वोत्तर भारत जो विकास के क्षेत्र में अंधेरे में धकेले हुए थे, आज नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी एक वाइब्रेंट इकोनॉमिक रीजन के रूप में उभर के आ रहा है। इतना अच्छी बात है। तो ये देश के लिए इतना बड़ा देश, विदेशी लोग आते हैं, समझ में नहीं आते इंडिया क्या है। तमिलनाडु दिखता है तो अलग है, कश्मीर जाता है तो अलग, लद्दाख पहुंचता है, नॉर्थ ईस्ट, मुंबई, एक एक हमारा राज्य जो है यूरोप का एक देश का बराबर है। तो इतना बड़ा हमारा राष्ट्र है, इतना पुराना, प्राचीन काल से हम लोग एक राष्ट्र के रूप में, हम तो वहां से आते हैं, आप लोग शायद गया कि नहीं गया, परशुराम कुंड हमारा अरुणाचल प्रदेश में, हर एक सनातनी जो भी है और हर एक भारतीय को जाना चाहिए, और भारतीय जो विदेश में बैठते हैं भारत के मूल के जो है वो भी जाना चाहिए। परशुराम कुंड, हम लोग महान परशुराम कुंड डेवलप कर रहे हैं, बहुत बड़ा पिलग्रिमेज सेंटर डेवलप कर रहे हैं। दुनिया का सबसे लंबा, सबसे बड़ा शिवलिंग वो भी अरुणाचल प्रदेश में है, और शिव पुराण में लिखा हुआ है कि अरुणाचल नाम का एक जगह होगा, वहां दुनिया का सबसे लंबा शिवलिंग होगा। और हमने जब शिव पुराण पढ़ा, अरुणाचल नाम रखा 1972 में, शिव पुराण हजारों साल पहले कैसे लिखा है, ये सिर्फ संयोग की बात नहीं है, इसमें स्टडी करना चाहिए। जो लोग विशेष रूप से रुचि रखता है उनको सोचना चाहिए ऐसे चीजों में, कि कैसे हमारा देश सिर्फ विशाल ही नहीं, महान क्यों है, ये भी सीखना चाहिए। इसलिए हम तो बहुत ही खुश नसीब लोग हैं कि हमारा देश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे महान आत्मा जन्म लिया है, और उससे प्रेरणा लेकर के हमारा पार्टी आगे बढ़ रहा है, और मैं उसी पार्टी का सदस्य हूँ। नहीं तो हमको लोग कहते जब यूनिवर्सिटी से आए, मैंने बोला बीजेपी ज्वाइन करूंगा, वो लोग बोलते थे या तो तुम पागल है या तुम बेवकूफ है। क्यों? बीजेपी ट्राइबल एरिया में, पहाड़ों में कमल खिलता नहीं है, तुम जिंदगी में एमएलए तो छोड़ दीजिए, तुम पंचायत मेंबर बन नहीं पाएगा। अगर एमएलए बनना है, पंचायत लीडर बनना है तो कांग्रेस ज्वाइन करो, कम्युनिस्ट ज्वाइन करो, कोई बड़ा पार्टी ज्वाइन करो। बीजेपी में क्या होगा? मैंने कहा मैं जानबूझ के बीजेपी में इसलिए ज्वाइन कर रहा हूं कि बीजेपी ही एक राष्ट्रवादी पार्टी है जो पूरा देश को एकजुट रख सकता है। जहां तक पार्टी का मजबूती सवाल है, हम जहां खड़ा है पार्टी को हम वही गाड़ के वहीं से झंडा ऊपर करेंगे। और आज हमारा प्रदेश में पूरा बीजेपी हो गया। मेहनत करने से तो भगवान भी आशीर्वाद देता है, इसलिए मुझे मौका दिया, आप सबको धन्यवाद। और मंगल प्रभात लोधा जी, ये तो ज़्यादा भाषण देने नहीं जानते हैं, लेकिन बहुत मेहनत से काम करते हैं। चुपचाप मुझे बताया नहीं इतना भव्य कार्यक्रम है यहाँ पे, चुपचाप लेके आ गया। तो अच्छा लगा, दिल्ली जाने से पहले ये कार्यक्रम में आया। आशीष जी आए, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता है, और जैन जी, आप लोग जितने भी यहाँ वरिष्ठ लोग आए हैं, मैं आप सबको इस कार्यक्रम में आपके साथ साथ फिर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय का साक्षात दर्शन करने का मौका मिला, उनके सोच विचार को फिर से समझने का, और सबसे महत्वपूर्ण ये पवित्र स्थल पर मुझे आने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।